द क्वेश्चन इज एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीशोषण क्या है। द एरोबिक रेस्पिरेशन इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी एरोबिक श्वसन एक चयापचयी प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पोषक तत्व आमतौर पर ग्लूकोज को ही एटीपी जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। किसको? तो ये ग्लूकोज को एटीपी में परिवर्तित कर देता है और यह एक अत्यधिक कुशल प्रक्रिया है जो 3 मुख्य चरणों में होता है। वो क्या क्या अभी हम देखेंगे। अब इंग्लिश को थोड़ा समझ लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है और एंड दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है टू कन्वर्ट न्यूट्रिएंट्स लाइक टिपिकली ग्लूकोज इनटू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इट इज अ हाईली एफिशिएंट प्रोसेस दैट अकर इन 3 मेन स्टेजेस। क्या क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस है, पायरुविक ऑक्सीडेशन है, क्रेब्स साइकिल है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट देखेंगे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस। तो दिस इज द इनिशियल स्टेज वेयर ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट। इसमें क्या होता है? ये प्रारंभिक चरण है पहली बार जहाँ ग्लूकोज क्या होता है पायरुविक एसिड में टूट जाता है और ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म एंड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है एंड प्रोड्यूसिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच। साथ ही कुछ मात्रा में एटीपी और एनएडीएच बनते हैं। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है ग्लाइकोलाइसिस का। ये जो हमने ये बॉक्स टाइप का बनाया हुआ है ये है मान लो सेल और सेल के अंदर पूरा भरा हुआ साइटोप्लाज्म। तो इसी साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज होते हैं वो पायरुविक एसिड में बदल जाते हैं। तो जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनते हैं उसी को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जिसके अकॉर्डिंग क्या बनता है 2 एटीपी बनते हैं। देन फिर जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जो कि आगे देखेंगे। ठीक है, नाउ पायरुविक ऑक्सीडेशन इन यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं पायरुविक जेनरेट फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस इज ट्रांसपोर्ट इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। यानी यूकैरियोटिक कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस से उत्पन्न जो पायरुविक एसिड है उसको पायरुवेट को क्या करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाया जाता है और वहां यह एसिटाइल सीओए में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कहां ले जाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देयर इट इज ए कन्वर्ट इनटू एसिटाइल सीओए रिलीजिंग CO2 इन द प्रोसेस। एसिटाइल सीओए देन एंटर द साइट्रिक एसिड साइकिल जिसको कि क्रेब्स साइकिल्स भी कहते हैं। ठीक है, वहां यह एसिटाइल सीओए में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया में CO2 जारी करता है। यानी जब एसिटाइल सीओए बन जाता है तो उसके बाद फिर CO2 बाहर निकलता है जो कि हम आगे देखेंगे। एसिटाइल सीओए फिर साइट्रिक एसिड चक्र में प्रवेश करता है यानी क्रेब्स साइकिल में। अब इसका भी डायग्राम देख लीजिए। तो जैसे ग्लूकोज से बनाता है पायरुविक एसिड जिसको बोलते थे ग्लाइकोलाइसिस, देन पायरुविक एसिड को ले जाया गया माइटोकॉन्ड्रिया में जहां बना एसिटाइल COA। ठीक है, अब आगे चलते हैं जिसको कि मैंने बताया था कि साइट्रिक एसिड साइकिल को ही क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो दिस साइकिल टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये कहाँ होता है क्रेब्स साइकिल? ये बात दीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है यानी माइटोकॉन्ड्रिया में और मैट्रिक्स में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही मैट्रिक्स होता है उसी में होता है। एंड इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट फर्दर ब्रेक डाउन एसिटाइल COA टू रिलीज CO2 ATP NADH एंड FADH2 Another coenzyme कैरिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। यानी यह चक्र जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है और इसमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल होती है। क्या क्या? जो एसिटाइल COA को तोड़ के CO2 ATP NADH और FADH2 बनते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाला एक अन्य कोएंजाइम जारी करता है। अब इसका भी डायग्राम देख लीजिए। जो ग्लूकोज था उससे बना था पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड बनने के दरमियान ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस, जिसके फलस्वरूप 2 ATP बना था। ठीक है, अब फिर जो बना ये पायरुविक एसिड को ले जाया गया माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स भरा होता है। यहाँ पहले एसिटाइल COA बना जो कि क्रेब्स साइकिल में शामिल हुआ है। ये देख रहे हैं, ये मैंने लिखा है क्रेब्स साइकिल चल रहा है। कहाँ होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और फिर क्या होता है और इसी प्रकार CO2 रिलीज होते हैं। हाँ, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करते हैं तभी CO2 रिलीज होते हैं। देन क्या है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, यह एरोबिक श्वसन का अंतिम चरण है। हमने देखा ही शुरू में कि ये लास्ट स्टेप है। और जो आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक परिवहन यानी ETC होते हैं और केमियोस्मोसिस शामिल है। यानी ETC के दौरान NADH और FADH2 द्वारा ले जाए गए इलेक्ट्रॉन को प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की एक श्रृंखला के साथ पारित किया जाता है। ठीक, जिससे झिल्ली में एक प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न होता है यानी ATP सिंथेसिस के माध्यम से प्रोटॉन का प्रवाह ADP और ये क्या है? अकार्बनिक फॉस्फेट PI से ATP के संश्लेषण को संचालित करता है। आप इसको इंग्लिश में समझेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी दिस इज अ फाइनल स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का आखिरी स्टेप होता है एंड अकर इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका जो इनर मेम्ब्रेन ये जो मैट्रिक ये जो बना हुआ है क्रिस्टी, इसी में ना F0 F1 टाइप का एक कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। टेनिस बल्ब नहीं होता उसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो वहीं पे होता है ETC। ठीक,
तो इसीलिए लिखा हुआ इनर मेम्ब्रेन। ये आपका जो झिल्ली है ये आउटर है और ये वाला जो है ये इनर है। अब देखते हैं कहाँ है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इट इन्वॉल्व द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी ईटीसीसी में इन्वॉल्व होते हैं। एंड क्या है कीमियोसिस ड्यूरिंग द ईटीसी, यानी जब ये ईटीसी हो रहा होता है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कैरिड बाय NADH एंड FADH2 आर passed along a series of protein complexes generation of proton gradient across the membrane। और देन फिर क्या होते हैं, इसी फलस्वरूप 36 ATP बनते हैं। ठीक है, द फ्लो जो डायग्राम में देख के समझ जाते हैं, रुकिए। द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स बैक थ्रू ATP सिंथेसिस ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये देखिए लास्ट स्टेप था, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जहां ETC होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार ग्लूकोज से बना था पायरुवेट एसिड और उसके बाद फिर एसिटाइल CO जिन्होंने क्रेब्स साइकिल में भाग लिया और फिर CO2 रिलीज हुआ, फिर हुआ ETC जो कि कहाँ होते हैं F0 F1 टाइप के पार्टिकल होते हैं जो इनर वाले मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, इनर वाला आंतरिक झिल्ली जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की उसमें होती है वो ETC। ठीक है, और जिसके अकॉर्डिंग 36 ATP बनते हैं। तो इस प्रकार जो होते हैं ऑक्सीशोषण में 2 ATP यहाँ पे बना ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप और 36 ATP बना ETC में, यानी टोटल 38 ATP बनते हैं। अब इनका कंक्लूजन देखते हैं कि ओवरऑल एरोबिक रेस्पिरेशन इज हाईली एफिशिएंट, यानी कुल मिलाकर एरोबिक श्वसन जो है कि अत्यधिक कुशल है। ठीक है, generative maximum yield of about 38 molecules of ATP per molecules of glucose, यानी जो है कि ग्लूकोज के प्रति अणु ATP के लगभग 38 अणुओं की अधिकतम उपज उत्पन्न होती है, यानी उत्पन्न होती है, सीधा लिख सकते हैं। ठीक, इट इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू फ्यूल सेलुलर प्रोसेस एंड एक्टिविटीज इन ऑर्गेनिक दैट रिले ऑन ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म, यानी यह जीवों में सेलुलर प्रक्रियाओं यानी जो सेलुलर रेस्पिरेशन भी इसको बोलेंगे। ठीक है, जो ऑक्सीशोषण होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में चूंकि जाके हो रहे हैं ना, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। यह जीवों में सेलुलर प्रक्रियाओं और गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं। तो जो फिर जो भोजन हम लोग लेते हैं उसका जो डाइजेशन होता है उस टाइम ये एनर्जी ही जाके हेल्प करते हैं। ठीक है।